आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 21। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अनदर ऑफ कॉपर हैव सेम रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे नोट डाउन करते जाते, एक तो है एल्यूमिनियम का वायर और दूसरा है कॉपर का, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, सेम रेजिस्टेंस, और दोनों की लेंथ भी सेम है। विच ऑफ द टू वायर्स आर लाइटर, आपको इसमें से हल्का वायर कौन सा ये फाइंड करना है। Hence, explain why aluminum wires are preferred for overhead power cables. यहाँ पे रो ऑफ एल्यूमिनियम आपको दे दिया 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर एंड रो ऑफ कॉपर 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 एंड ऑफ कॉपर इज 8.9। देखिए एक तो पहला ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा वायर हल्का होगा, दूसरा ये फाइंड करना है कि क्यों एल्यूमिनियम को ओवरहेड पावर केबल्स के लिए यूज किया जाता है। आपके घर के आसपास जो भी इलेक्ट्रिक के पोल होंगे उसमें जो वायर्स लगे हैं वो सारे एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, केबल्स जो होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं। यहाँ पे रो यानी कि रजिस्टिविटी दे दी है एल्यूमिनियम की और कॉपर की, और रिलेटिव डेंसिटी दी है। रिलेटिव डेंसिटी याद है ना, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो ये है 2.7 एल्यूमिनियम के लिए और कॉपर के लिए 8.9। अब देखिए ये तो सीधी सी बात है कि भाई ओवरहेड केबल के तौर पे हल्का वायर ही चलेगा, राइट, क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रिक पोल से दूसरे पोल तक बड़े लंबे लंबे वायर लगाने होते हैं, तो इसमें लाइट वेट वाले जो वायर है वो ही बेटर रहेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं कि कौन सा केबल हल्का रहेगा। देखिए सबसे पहले तो हम डेंसिटी का इक्वेशन ले लेते हैं। डेंसिटी D इजकल टू आप जानते हो M अपॉन V, राइट। अब V की जगह पे हम लिख सकते हैं AL। देखिए ये केबल की बात चल रही है तो केबल को आप सिलेंडर मान लीजिए तो वो हो जाता है वॉल्यूम AL। अब इसमें से आप यहाँ पे आइए, ये R का इक्वेशन देखिए, R इजकल टू रो L अपॉन A इक्वेशन है, तो इसमें से A का इक्वेशन हो जाएगा रो L अपॉन R। अब ये इक्वेशन जो है इसको यहां पे डाल देते हैं, हम एक ही जगह पे ये डाल देते हैं रो L अपॉन R, तो एक L तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से, D इजकल टू MR अपॉन रो L स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हम M को सब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए यहां पे ये M को सब्जेक्ट बना लिया तो M इजकल टू रो L स्क्वायर D अपॉन R आ जाएगा। मैंने M को इसलिए सब्जेक्ट बनाया ताकि हम दोनों वायर के लिए, दोनों केबल के लिए M की वैल्यू फाइंड कर ले तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा हल्का है और कौन सा भारी है। अब देखिए हम दोनों मटेरियल के लिए यानी कि एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए M का इक्वेशन लेके उसका रेशियो ले लेते हैं M1 अपॉन M2। तो यहाँ पे आ जाएगा रो1 D1 अपॉन रो2 D2, क्योंकि समझिए इसमें जो R है ये R तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, और वैसे ही L भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपको कहा है कि दोनों की लेंथ सेम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि L1 इजकल टू L2 और दूसरा के R1 इजकल टू R2 है। ठीक है, अब ये वैल्यू तो आपको दी है रो1 यानी कि 2.63 इंटू 10⁻⁻8 और रो2 यानी कि 1.72 इंटू 10⁻⁻8, और D1 और D2 जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। आपको D1 और D2 यानी कि डेंसिटी दी नहीं है लेकिन रिलेटिव डेंसिटी से फाइंड कर सकते हो। देखिए रिलेटिव डेंसिटी Dr इजकल टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें से आप डेंसिटी ऑफ मटेरियल लिख सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए इसमें से अगर मैं D1 की बात करूं यानी कि एल्यूमिनियम के लिए बात करूं तो Dr आपको दे दिया है 2.7 और आपको पता है वाटर की डेंसिटी 10⁻3। फिर D2 यानी कि क्या हो जाएगा 8.9, रिलेटिव डेंसिटी दी 8.9, ये D2 यानी कि इसकी बात चल रही है कॉपर की, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी 8.9 और ये 10⁻3 हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये वैल्यूज यहाँ पे अब आप पुटअप कर सकते हो 2.7 इंटू 10⁻+3 एंड 8.9 इंटू 10⁻+3। इन दोनों का रेशियो हो जाएगा ये M1 अपॉन M2 दैट इज 0.4638। इससे आपको पता चल रहा है कि M1 छोटा होना चाहिए क्योंकि ये M1 अपॉन M2 रेशियो लेस देन 1 आ रहा है, तो M1 छोटा होना चाहिए, M2 बड़ा होना चाहिए।
इसका मतलब कि एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर देन कॉपर, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम वायर ही ओवरहेड पावर केबल के लिए यूज करना चाहिए, और दरअसल एल्यूमिनियम वायर को ही यूज किया जाता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन 22। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन ए रजिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैंगनीन। देखिए ये एलॉय मैंगनीन की बात है। आपने इस चैप्टर में बेसिकली 3 एलॉय के बारे में पढ़ा है, एक नाइक्रोम, एक मैंगनीन और तीसरा था कांस्टेंटन। ये सारे ऐसे एलॉय है कि जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और टेबल देखते हैं इसमें। ये रहा टेबल, यहाँ पे है करंट ए, यहाँ पे वोल्टेज वी, वापस करंट ए और वोल्टेज वी, और आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दे दी है। आप देख पा रहे हो कि करंट ग्रेजुअली बढ़ता हुआ बताया गया है और वोल्टेज जो है वो भी ग्रेजुअली बढ़ता हुआ बताया गया है। अब इससे हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये सारी वैल्यूज जो है इनके रेजिस्टेंस ऑब्वियसली R इक्वल टू V अपन I इक्वेशन से आप लेते जाओ तो आपको ये 19.7, 19.66, 19.7, 19.7, 19.72, 19.74, 19.67 और 19.62, 19.7, 19.7, 19.75 और 19.75 इस तरह से मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सभी में जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये बता रहा है कि इस एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है और इसलिए ये ओम्स लॉ ओबे कर रहा है। चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, which of these quantities is constant along the conductor? Current, current density, electric field और drift speed। देखिए आपको एक ऐसा कंडक्टर लेने के लिए कहा है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ये, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे में आपको ये बताना है कि पूरे कंडक्टर में ये करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड, इसमें से क्या कांस्टेंट रहेगा और क्या नहीं रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसा एक कंडक्टर दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप ऐसा कंडक्टर सोचिए, तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। अब ऐसे में तो ऑब्वियस है कि इसमें से जो करंट आई पास होगा वो एक ही है कि जो कि कांस्टेंट रहेगा। इसमें से जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर हम J की बात करें तो समझिए J का इक्वेशन क्या है, J इजकल टू I अपॉन A। तो ये तो बदल रहा है इसमें, इसलिए J कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका एक इक्वेशन है E इजकल टू J रो, याद है। तो इसमें J बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा है। फिर अगर हम एक इक्वेशन की बात करें जैसे कि J इजकल टू NEVD, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि J बदल रहा है तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बदल रही होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों कौन से, एक तो करंट डेंसिटी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड, ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो एक ही कांस्टेंट रहेगा, वो है करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? इफ नॉट, गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। भाई ये बात तो हमने बहुत पहले कर ली थी जब हम ओम्स लॉ की लिमिटेशन समझ रहे थे, तब हमने बात की थी कि भाई ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। इसके एग्जाम्पल हमने वहां पे डायोड्स के बारे में बात की थी, उसमें देखे थे सेमीकंडक्टर डायोड्स थे। इसमें आप देख पाते हो कि ये फॉलो नहीं होता है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। एलईडी है तो उसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं और कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। मीन्स वहां पे
नॉन ओहमिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसके एग्जांपल्स है डिस्चार्ज ट्यूब, फिर सेमीकंडक्टर डायोड, फिर इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी ऐसे हैं जिसमें ओम्स लॉ एग्जैक्टली ओबे नहीं होते हैं। चलिए 25, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच one needs high current must have very low internal resistance. Why? यानी कि जिसके वोल्टेज कम हो ऐसे किसी सप्लाई में से अगर आपको हाई करंट पास करना है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, आपके पास सेल के लिए ये इक्वेशन है I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इसमें सीधी सी बात है कि अगर स्मॉल r छोटा है, ये जो स्मॉल r है वो छोटा होगा तो ही कैपिटल I जो है बड़ा हो सकता है, यानी कि करंट आपको ज्यादा मिल सकता है। तो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए। मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि इफ R is less then only current I is more। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा करंट आप पास कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 26। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ हाई टेंशन HT सप्लाई से 6 kV यानी कि 6 किलोवोल्ट यानी कि 6000 वोल्ट मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। वाई? समझिए, कोई हाई टेंशन यानी कि हाई वोल्टेज वाली सप्लाई हो जैसे कि 6 किलोवोल्ट या ऐसा कुछ, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों? अब इसका आंसर भी इसी इक्वेशन से मिलेगा I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इसमें ये जो कैपिटल R है वो क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब जहां पे हाई वोल्टेज पास हो रहा है वहां पे अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये कैपिटल R इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इफ कैपिटल R इज 0 देन यू कैन से I विल बी इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल r। तो ऐसे में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अब बहुत कम है तो करंट बहुत ही हाई पास होगा, यहां तक कि करंट उस सर्किट की करंट कैपेसिटी से भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में बेटर है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो तो शॉर्ट सर्किट के वक्त भी बहुत ज्यादा करंट पास नहीं होगा। तो इस तरह से आपको एक तरह से सेफ्टी मिल जाती है। देखिए, विच में कॉज डैमेज, हेंस इन द केस ऑफ वैल्यू ऑफ I कैन बी केप्ट स्मॉलर देन करंट कैपेसिटी बाय कीपिंग द लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज है तो ऐसे में आप जो करंट कैपेसिटी है, सर्किट की जो करंट कैपेसिटी है, उससे कम करंट रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 27। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एलॉयज ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव ग्रेटर और लेस रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। भाई एलॉयज का तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों ज्यादा ही होंगे ना, उसमें जो मेटल्स यूज किए हैं वो तो मेटल्स हैं, तो वो तो गुड कंडक्टर्स होती हैं। अब इसमें से जब आप एलॉय बनाते हो तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आएगा आंसर ग्रेटर। 28 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एलॉयज यूजुअली हैव मच लोअर और हायर टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। देखिए, आपने एलॉयज के टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा देखे होंगे। आपने देखा था कि अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, यानी कि लोअर होती है, हायर नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा कम होने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर के साथ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अल्फा ज्यादा है तो टेम्परेचर के साथ ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। तो ये तो एलॉय हम ऐसे ही बनाते हैं कि जिसको टेम्परेचर से कोई लेना देना ना रह जाए, इसलिए उसकी अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो स्मॉलर इज द करेक्ट आंसर। 29 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैंगनीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्लिक इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, जब हम एलॉय की बात करते हैं
तो उसकी रेजिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट ही होती है ना। टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर कम होने से उसमें फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तो ये एलॉय इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आएगा इज नियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे नियरली इंडिपेंडेंट वाला आंसर आएगा, इंक्रीजेज रैपिडली नहीं आएगा। ये रहा आंसर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। 30. Choose the correct alternative. The resistivity of a typical insulator, let us say amber, is greater than that of the metal by the factor of order of 10⁻²² या 10⁻23। आंसर है 10⁻²²। ये हमने ऑलरेडी थियरी में देखा है कि इंसुलेटर्स जिसको कहते हैं उसकी रेजिस्टिविटी वो मेटल से तो बहुत ही ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 10⁻22 टाइम्स। नेक्स्ट 31 देखते हैं। गिवन n resistors, each of resistance capital R, how will you combine them to get maximum resistance, minimum effective resistance? What is the ratio of maximum and minimum resistance? देखिए रेजिस्टेंस में बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इसको सीरीज में रख दे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर आप इसको पैरेलल में रख दे तो मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा वहीं से हम लिख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सीरीज रेजिस्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ एन रजिस्टर्स विल बी एन आर। अगर आप एन रजिस्टर को सीरीज में रख रहे हैं तो सभी के रेजिस्टेंस का आपको एडिशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा एन आर। और मिनिमम रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो आपको पैरेलल में रखना चाहिए, पैरेलल में रख रहे हो तो आर अपॉन एन इक्वेशन आएगा, आर अपॉन एन। अब अगर आप रेशियो ले लो आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन आर बाय एन, यानी कि आर तो कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, इसको याद रखना कि एक से ज्यादा रजिस्टर्स के कनेक्शन के लिए उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा एन स्क्वायर होता है, जहां पे एन क्या है नंबर है। यानी कि अगर आपने 3 सेम रजिस्टर्स लिए हैं तो उसके सीरीज और उसके पैरेलल रेजिस्टेंस का रेशियो एन स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। चलिए अब 32 में क्वेश्चन देखिए। गिवन द रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम, how will you combine them to get equivalent resistance of 11 by 3 ohm, 11 by 5 ohm, 6 ohm and 11 by 6 by 11 ohm। देखिए अगर आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं तो आप टोटल 4 कनेक्शन कर सकते हो। एक तो हो जाएगा सीरीज, एक हो जाएगा पैरेलल और 2 हो जाएंगे मिक्स सर्किट के। देखिए मैं मिक्स सर्किट पहले आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे 1 और 2 को पैरेलल में लिया और उसके साथ 3 को सीरीज में लिया, तो ये एक मिक्स सर्किट हो गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये एक मिक्स सर्किट है, राइट। फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे देखिए 2 ओम और 3 ओम को आप पैरेलल कर दो और 1 ओम को सीरीज में डाल दो, तो ये भी एक मिक्स्ड सर्किट है। अब ये देखिए ये है सीरीज और यहां पे ये है पैरेलल, राइट। अब इन सभी के रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। देखिए यहां पे 1 और 2 जो है इसका रेजिस्टेंस हम आर ए बी कह देते हैं, ये आर ए बी, और इसका कह देते हैं हम आर बी सी। तो आर ए बी प्लस आर बी सी लेना होगा। अब आर ए बी क्या होगा, ये पैरेलल है तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 ऐसे आ जाएगा, राइट। प्लस ये जो है 3 ओम, तो ये हो जाता है 11 बाई 3 ओम। ये पहला आंसर मिल रहा है आपको 11 बाई 3 ओम। फिर ये दूसरा जो मिक्स सर्किट है वो देखिए यहाँ पे 2 और 3 पैरेलल में है, तो 2 और 3 पैरेलल तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 और प्लस ये 1 ओम, तो प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 6 बाई 5 प्लस 1 यानी कि 11 बाई 5 ओम, तो ये हो जाता है 11 बाई 5 ओम। फिर ये सीरीज है तो सीरीज में तो सिंपल है R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वेशन यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाता है टोटल 6 ओम। और फिर
यहाँ पे है पैरेलल, ये देख रहे हो आपके, ये पैरेलल। तो पैरेलल में आपको क्या लेना है इक्वेशन, आपको लेना है 1/RP इजकल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 2 है। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/6। तो फिर अब आप कह सकते हो कि आर पी इजकल टू 6/11 ओहम, राइट। ये हो जाएगा 6/11 ओहम, ठीक है। अब इसके बाद के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो।